नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ कमर। मास्क मजबूरी नहीं, इसे वैक्सीन के दोनों डोज लेने के बाद भी लगाएं, क्योंकि मास्क ही एक ऐसा हथियार है जो हमें कोरोना से न सिर्फ जीत दिलाएगा बल्कि कोरोना को कंट्रोल करने में और उसे ख़त्म करने में मदद करेगा। लिहाजा अपने दर्शकों से हम फिर से गुजारिश करते हैं, वो मास्क पहने, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। बतौर एंकर जब हम स्टूडियो में होते हैं, आपके लिए खबरें पढ़ते हैं, हम तभी ये मास्क अपने चेहरे से हटाते हैं। बाकी के वक्त मैं मास्क पहनता हूं, उसका इस्तेमाल करता हूं, ताकि हम कोरोना के स्प्रेड को ना सिर्फ रोकें बल्कि खुद से दूसरों को भी सुरक्षित रख सकें। चलिए खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। जनसंख्या नियंत्रण कानून पर दरअसल सियासत शुरू हो गई है। अब देश भर में इस पर सियासत तेज होती जा रही है। वहीं विपक्ष दल के कांग्रेस के राज्यसभा सांसद विवेक तनखा ने इसका समर्थन कर दिया। ट्वीट कर कहा, जनसंख्या नियंत्रण कानून का मैं समर्थक हूं, ये देश हित में है, लेकिन मैं कानून के राजनीतिकरण का विरोधी हूं। संजय गांधी भी देश हित में इसी दिशा में काम कर रहे थे, लेकिन उन्होंने सही बात गलत समय पर कह दी थी। इमरजेंसी के दौरान देश कई साल पीछे पिछड़ गया था। उन्होंने लिखा कि बीजेपी से आग्रह है कि इन राष्ट्रीय मिशन को पार्टी के वोट इशू से ऊपर रखें, वरना फिर से पिछड़ जाएगा। तो आपको बता दें, जनसंख्या नियंत्रण कानून दरअसल एक मसौदा तैयार हुआ है उत्तर प्रदेश में, जिस पर लोगों की राय भी ली जा रही है। 19 जुलाई तक लोगों से राय ली जाएगी। सीएम भूपेश बघेल भी इस पर प्रतिक्रिया दे चुके हैं। अब विवेक तनखा ने इस पर अपनी राय दी है। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता मनोज जुड़े हैं। मनोज, अच्छी बात यह है कि जनसंख्या नियंत्रण कानून पर कांग्रेस के नेता भी अब खुलकर बोलने लगे हैं। विवेक तनखा जो कि कानूनविद भी हैं, कानून के जानकार भी हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भी हैं, राज्यसभा सांसद भी हैं, वो कह रहे हैं कि मैं इसका समर्थन करता हूं। क्या मायने इसके? जी बिल्कुल, जिस तरीके से मध्य प्रदेश में इस कानून को लेके सियासी चर्चा है, कांग्रेस नेताओं की तरह से तमाम बयान इसमें निकलकर सामने आए। कई नेताओं ने, यदि हम कहें अधिकांश नेताओं ने इसका कहीं ना कहीं विरोध भी किया, लेकिन अब कांग्रेस के अंदर से ही, और खास तौर से विवेक तनखा जैसे नेता जो कि कानून के जानकार भी है, काफी लंबा अनुभव उनको राजनीति के साथ कानून का भी है, उन्होंने इस कानून का ट्वीट करके समर्थन खुले तौर पर किया। उन्होंने ट्वीट करके ये कहा है कि जनसंख्या नियंत्रण जो कानून है उसका मैं समर्थन करता हूं, और उन्होंने इस कानून को देश के हित के लिए बताया। उन्होंने कहा कि ये देश के हित के लिए कानून काफी महत्वपूर्ण है, लेकिन दूसरी तरफ जिस तरीके से यूपी से लेकर पूरे देश भर में अब राजनीति इस कानून को लेकर शुरू होने लगी है, तो उसका उन्होंने यहाँ पर इस ट्वीट के जरिए विरोध भी किया। उन्होंने कहा कि मैं इसका राजनीतिकरण होने का विरोध भी करता हूँ, और उन्होंने आगे ट्वीट में ये भी लिखा है कि संजय गांधी ने सही बात गलत तरीके से की। इमरजेंसी के दौरान देश इस कई दशक से पिछड़ गया है, इस बात का भी जिक्र किया। यानी उनकी नजर में ये कानून काफी महत्वपूर्ण है और देश के हित के लिए, लेकिन बीजेपी को जो है मनोज इस दिशा में क्या बीजेपी सरकार भी मध्य प्रदेश में कुछ सोच रही है? क्योंकि वो संजय गांधी का जिक्र कर रहे हैं, नसबंदीकरण का जिक्र कर रहे हैं, और ये भी कह रहे हैं, नसीहत दे रहे हैं कि ये जो कुछ हो रहा है, राष्ट्रीय मिशन की जो बातें हैं, पार्टी के वोट इशू से इसे ऊपर रखा जाए। आज बिल्कुल, उन्होंने सीधे तौर पर अपने ट्वीट के जरिए बीजेपी पर निशाना भी साधा है। उन्होंने कहा कि बीजेपी से मेरा आग्रह है कि इस राष्ट्रीय मिशन को पार्टी के वोट इशू से ऊपर रखें, यानी इस पर राजनीति बीजेपी नहीं करे, नहीं तो राष्ट्र जो है वो पीछे पिछड़ जाएगा। इस बात का भी जिक्र उन्होंने अपने ट्वीट में किया है। तो साफ तौर से एक तरीके से सीधे बीजेपी सरकार को भी घेरने की यहाँ पर कोशिश विवेक तनखा के द्वारा की गई है। इस पर राजनीति ना करें, वोट का इशू इसे ना बनाए, क्योंकि यदि ऐसा वो करते हैं तो राष्ट्र जो है कहीं ना कहीं पिछड़ जाएगा। तो सीधे तौर पर उन्होंने इस कानून का समर्थन किया है। उनका ये मानना है कि ये कानून पूरे देश भर में लागू होना चाहिए और ये राष्ट्र हित के लिए सबसे ज्यादा जरूरी, लेकिन इसका राजनीतिक करण के वो मनोज, तो कांग्रेस के नजरिए से, मनोज कांग्रेस के दृष्टिकोण से अगर हम इसे देखें तो कांग्रेस क्या इसे कह रही कि सही समय पर सही चीज हो रही है? क्योंकि संजय गांधी ने जो किया था वो सही चीज तो थी, लेकिन सही समय पर उसकी शुरुआत नहीं हुई।
क्या अब सही वक्त आ गया है? जी बिल्कुल, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने साफ तौर से कहा है कि संजय गांधी ने सही बात तो की थी, लेकिन जो तरीका था वो इमरजेंसी के दौरान ठीक नहीं था। साफ तौर से उन्होंने अपने ट्वीट में इस बात का भी जिक्र किया, यानी वो ये कहना चाह रहे हैं कि इस कानून को पूरे मध्य प्रदेश में नहीं बल्कि पूरे देश भर में लागू करना चाहिए। उनका ये वक्तव्य है और उनका ये ट्वीट भी है। लेकिन दूसरी तरफ वो राजनीति से पूरी तरीके से, खास तौर से बीजेपी की जो राजनीति अब हो रही है, उनका कहना है कि इससे कहीं ना कहीं दूर रहना चाहिए, क्योंकि ये राष्ट्र हित का मुद्दा है, ये राजनीति का इशू नहीं है। और यही कारण है कि उनके अब बयान भी जो है सामने निकलकर सामने आने लगे। तो साफ तौर से उन्होंने, लेकिन मनोज, ये पार्टी लाइन से हटकर बियॉन्ड द लाइन जाकर बोलना, इसमें दो बातें हैं। एक तो आपने समर्थन कर दिया, कांग्रेस के किसी नेता ने इसका समर्थन नहीं किया। दूसरी बात यह कि संजय गांधी को यह कहना कि गलत समय पर सही बात गलत समय पर कर दी थी। जी बिल्कुल, क्योंकि जो पहले के जो कानून बने थे उनका भी अध्ययन जो है वो विवेक तनखा के द्वारा किया गया, और जिस तरीके से अभी मौजूदा स्थिति जनसंख्या को लेकर देश भर में है, उसके लिहाज से ये ट्वीट उनका काफी महत्वपूर्ण है। और पार्टी लाइन अभी कोई तय नहीं हुई कि इस पार्टी लाइन जो है वो इस कानून के विरोध में है। जिस तरीके से कृषि बिल के विरोध में कांग्रेस खुलकर सामने आई थी, इस बिल के विरोध में अभी कोई पार्टी लाइन तय नहीं हो पाई है। लेकिन कांग्रेस की तरफ से तमाम नेता जरूर इसका कहीं ना कहीं विरोध कर रहे हैं। लेकिन विवेक तनखा जैसे दिग्गज नेता और जो कानून के काफी जानकार भी हैं, उनके जरिए ये ट्वीट करना कहीं ना कहीं पार्टी लाइन के खिलाफ नहीं है। ये उनका अपना जो है वो कहीं ना कहीं उनका जो है ये अपना ट्वीट है, उनका ये अपना विचार है, उनकी ये अपनी सहमति है, और यही कारण है कि उन्होंने। चलिए बहुत शुक्रिया। तो अपने विचार हैं, देखते हैं पार्टी और क्या विचार रखती है इस पर, क्योंकि कानून की जो समझ विवेक तनखा साहब रखते हैं वो शायद ही पार्टी के कई और नेता रखते होंगे। जबलपुर की बात करेंगे, जहां पर 27% ओबीसी आरक्षण का पूरा मामला आया है। एससी में सुप्रीम कोर्ट में बाकायदा इसको लेकर कैविएट दाखिल की गई। सरकार द्वारा एससी जाने की कवायद के बाद ये कैविएट दाखिल की गई है। अधिवक्ता आदित्य संघी ने कैविएट दाखिल की है। याचिकाकर्ता अचिता दुबे की याचिका पर हाई कोर्ट ने, आपको बता दें, 27% ओबीसी आरक्षण पर रोक लगा दी है और सिर्फ 14% ओबीसी आरक्षण देने का है हाई कोर्ट का अंतरिम आदेश। तो इसको लेकर अब सरकार जब सुप्रीम कोर्ट पहुंची तो उसके बाद जो अधिवक्ता आदित्य संघी हैं, उन्होंने इसमें कैविएट दाखिल की। आपको बता दें 14% ओबीसी आरक्षण की समय सीमा तय की थी हाई कोर्ट ने, अंतरिम आदेश था हाई कोर्ट का, और अब इसमें सुप्रीम कोर्ट में भी कैविएट दाखिल की गई। जब राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट गई तो एक कैविएट इधर से भी दाखिल कर दी गई। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता प्रतीक मोहन अवस्थी जुड़े हैं। प्रतीक, बताइए, समझाइए जरा कि सरकार तो सुप्रीम कोर्ट गई, अब इसको लेकर कैविएट तो बनता था, कैविएट दाखिल भी की गई, मामला किस तरफ जाता दिख रहा है? दिन बेशक अभी हाल ही में जो मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में सुनवाई हुई थी ओबीसी समेत अन्य तमाम याचिकाओं पर, तो हाईकोर्ट ने फिलहाल 27% जो बढ़ा हुआ ओबीसी आरक्षण उस पर रोक बरकरार रखी थी और निर्देश दिए थे कि 14% ओबीसी आरक्षण ही वर्तमान में लागू रहेगा। इस बीच एक बड़ी बैठक भोपाल में आयोजित की गई थी और एक फैसला लिया गया कि प्रदेश सरकार जो है, मध्य प्रदेश सरकार सुप्रीम कोर्ट जाएगी इस पूरे मामले को लेकर के। और जैसे ही सरकार ने ये फैसला लिया, एक कैविएट जो है वो दायर कर दी गई है। अगर सरल भाषा में हम समझाएं दर्शकों को, तो कैविएट इस प्रकार का एक आवेदन होता है जिसमें याचिकाकर्ता को भी सुने बिना सुप्रीम कोर्ट कोई भी फैसला नहीं लेगी। यानी जो मूल याचिकाकर्ता आचिता दुबे थी, जिन्होंने सबसे पहले याचिका मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में दायर की थी और उनकी ही याचिका पर स्टे लगा था और फिलहाल अंतरिम आदेश पूरे मध्य प्रदेश में जारी है। अब उन्हें भी सुना जाएगा। सुप्रीम कोर्ट अगर इस मामले में सुनवाई करेगा प्रदेश सरकार की याचिका पर, तो कैविएट के माध्यम से आशिता दुबे को भी सुप्रीम कोर्ट सुनेगा। उसके बाद ही ओबीसी वाले मामले में कोई आगे फैसला लिया जाएगा। बिल्कुल, एक बात यह भी है कि कांग्रेस इसको लेकर 27% चाहती है, राज्य सरकार की इस पर क्या सोच है प्रतीक?
देखिए, कहीं ना कहीं ओबीसी का जो बढ़ा हुआ आरक्षण का मसला है कमरुद्दीन, ये कहीं ना कहीं गले की फांस सा बन गया है। क्योंकि कमलनाथ सरकार ने भले ही ओबीसी का बढ़ा हुआ आरक्षण लागू कर दिया, लेकिन हाईकोर्ट ने स्टे जारी कर दिया था। तमाम कानूनविद ये कहते हैं कि बढ़ा हुआ ओबीसी आरक्षण लागू नहीं हो सकता है। तमाम दलीलें हैं इसमें, सुप्रीम कोर्ट के न्याय दृष्टांत भी हैं। प्रदेश सरकार इसमें आबादी के लिहाज से बढ़ा हुआ आरक्षण देने की बात कहती है। तो हाल ही में सुप्रीम कोर्ट का मराठा आरक्षण को लेकर के जो डिसीजन आया था 2021 में, जो हाल ही का है, जो स्पष्ट करता है कि आबादी के हिसाब से आरक्षण नहीं दिया जा सकता, तो वो भी इस दलील को खारिज करता है। तो एक लंबी बहस का विषय है ये, और सुप्रीम कोर्ट अगर जाने की तैयारी है तो विस्तृत तौर पर इसमें एक लंबी बहस हो सकती है। चलिए, लंबी बहस हो सकती है, और बहस आज से नहीं, सदियों से, सालों से चल रही है इस पर। बहुत बहुत शुक्रिया आपका प्रत्येक जानकारी देने के लिए। नगर पालिका के सहायक इंजीनियर पर लोकायुक्त ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया। शुरुआती तफ्तीश में इंदौर से अब तक 44 तोला सोना जब्त किया गया। 1 किलो चांदी समेत कई संपत्तियां मिली हैं। वहीं बेनामी संपत्ति का भी खुलासा हुआ। 2019 से आपको बता दें, लगातार शिकायत मिल रही थी लोकायुक्त को। शिकायत सही साबित होने के बाद लोकायुक्त ने आज दल बल के साथ इंदौर और धार में ये कार्रवाई की है। इनके खिलाफ जो है आय से अधिक संपत्ति होने की सूचना पे से तस्दीक हुई, और तस्दीक के बाद इनके खिलाफ प्रकरण पंजीबद्ध कर तलाशी वारंट लिया गया माननीय न्यायालय से। और आज तलाशी की कार्रवाई 2 जगह 3 जगह जो है, धार में इनकी नौकरी है वहाँ पे, और यहाँ पे इनके लड़के और बहू रहते हैं, तो यहाँ पे इंदौर में की गई है। तो यहाँ पर अभी तलाशी के दौरान पहले एक 1.25 किलो चांदी मिली थी, फिर उसके बाद अभी और सर्चिंग हुई, तो अभी की स्थिति में करीब 2.25 किलो चांदी और आधा किलो के करीब सोना मिल चुका है। और अभी ये भी तलाशी जारी है, और उसके आगे जो भी मिलेगा, और दस्तावेज जो है वो मिले हैं 8-10 संपत्तियों के, और सर्चिंग जारी है। तो दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं, सर्चिंग लगातार जारी है, क्योंकि बताया जा रहा है कि कुछ संपत्तियों को देखिए, टंकी में किस तरीके से जो अधिकारी कर्मचारी वो झांक रहे हैं, क्योंकि आशंका ऐसी भी है कि यहाँ पर भी धन को खपाए जाने की, छुपाए जाने की साजिश की गई होगी। यानी जैसे ही इस बात की भनक लगी थी, जैन परिवार ने जो संपत्ति थी, जो पैसे थे, रुपए थे, गहने थे, जेवरात थे, उसे छुपाना शुरू कर दिया था, ऐसी बात अधिकारी कह रहे हैं। हालांकि अब कुल मिलाकर धार और इंदौर में डीके जैन जो इंजीनियर हैं, उनके ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है। सहायक इंजीनियर हैं डीके जैन, और उनके ठिकानों पर लगातार लोकायुक्त ने कार्रवाई करनी शुरू कर दी है। इंदौर से आधा किलो सोना जब्त किया गया है। यानी इतनी बड़ी संपत्ति, अकूत संपत्ति आखिर कैसे बना ली गई? एक मामूली इंजीनियर के घर में इतनी बड़ी संपत्ति का मिलना वाकई कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि भ्रष्टाचार जमकर किया गया, लोगों को लूटा गया, सरकारी धन का शोषण, नुकसान पहुंचाया गया उसे। कुल मिलाकर इस तरह से लगातार धन कुबेर के घर पर अब छापेमारी चल रही है। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता, 2 संवाददाता जुड़ रहे हैं। धार से हमारे संवाददाता नवीन मेहर जुड़े हैं, जबकि इंदौर से हमारे संवाददाता विकास सिंह चौहान जुड़े हैं। सबसे पहला सवाल विकास, आपसे बताइए, अभी तक क्या अपडेट है कार्रवाई को लेकर? जी बिल्कुल, धार में नगर पालिका में पदस्थ अधिकारी देवेंद्र कुमार जैन के इंदौर में स्थित लसूड़िया इलाके में, इसकी नंबर 78 में उनका घर है। जानकारी है कि उनके बेटा और बहू वहां रहते हैं। वहां सुबह लगभग 5 बजे निगम की टीम पहुंची, तब से लेकर के अभी तक लगातार तलाशी ली जा रही है। और शुरुआती पड़ताल में ये साबित हो गया कि भ्रष्टाचार के बूते पर ही अकूत संपत्ति अर्जित करने वाले देवेंद्र कुमार जैन काली कमाई के बूते पर ही कुबेर बने हुए थे। हालांकि 2.25 किलो से अधिक चांदी उनके ठिकाने पर मिली है। इसके साथ साथ में आधा किलो सोना उनके घर से बरामद हुआ है शुरुआती पड़ताल में। इसके साथ में लगभग 10 के आसपास में संपत्ति और उनसे जुड़ी हुई रजिस्ट्रियाँ उनके घर से बरामद हुई है। कुछ एक फर्म
से संबंधित दस्तावेज उनके यहाँ से बरामद हुए हैं। तो ये जो शुरुआती पड़ताल है इसमें ही जो आंकड़ा अगर देखा जाए तो वो करोड़ों के आसपास में पहुंच रहा है। तो कुल मिलाकर जो सैलरी उनकी थी उससे अधिक उन्होंने अब तक आय से अधिक संपत्ति जुटा ली थी। और जिस प्रकार से जानकारी ये थी कि सुबह जब लगभग 5 बजे लोकायुक्त का दल उनके घर पहुंचा, उनके घर की जो डोरबेल उन्होंने बजाई तो दरवाज़ा खोलने में 10 से 15 मिनट का वक्त लगा था। और जब टीम ने तलाशी की तो वहाँ से सिर्फ 11,000 रुपये ही नकद बरामद हुए। तो लोकायुक्त की टीम को इस प्रकार की आशंका थी कि शायद उन्होंने अपने घर में या छत पर या अन्य जगहों पर कुछ ऐसी चीज़ जिसमें गहने या फिर नकदी हो सकती है उन्हें छुपाया होगा। इसीलिए एक फिल्म की तर्ज पर उनके घर में सघन सर्चिंग अभियान बढ़ाया गया और नीचे उनके पहली मंजिल और दूसरी मंजिल इसके साथ साथ में छत पर पानी की टंकी में या फिर उसके अन्य जो भी तमाम जो चीज़ें थी वहाँ पर सर्चिंग अभियान को सघन तौर पर किया गया। लेकिन नकदी बहुत ज़्यादा उनके घर से बरामद नहीं हुई है, इसलिए कहीं ना कहीं सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। लेकिन अभी भी पड़ताल जारी है। बैंक लॉकर इसके साथ साथ में विभिन्न बैंक खाते मिलने की भी संभावना जताई जा रही है। कमर बिल्कुल बिल्कुल विकास, आप बने रहेगा। इस वक्त हमारे संवाददाता धार से जुड़े हैं नवीन, आप बताइए, अब 2 ठिकाने, एक धार एक इंदौर का अपडेट मिल गया। धार के बारे में बताइए, क्या अपडेट मिल रहा है? जी हाँ, बिल्कुल कमरुद्दीन, ये कार्रवाई जो है सुबह 5 बजे से ही जारी है। इंदौर लोकायुक्त की टीम ने कार्रवाई की है। यहाँ पर धार में कुल 2 ठिकानों के ऊपर कार्रवाई की जा रही है। एक तो इनका नगरपालिका स्थित एक मकान है, वहाँ कार्रवाई चल रही है। साथ ही कैलाश नगर में भी इनका एक मकान है, वहाँ भी एक कार्रवाई चल रही है। अलग अलग टीमें कार्रवाई कर रही है। और अभी तक इसमें अपडेट ये है कि कुल जो है 25 से अधिक जो है संपत्ति के कागजात भी इनके पास से मिले हैं। और अभी फिलहाल जो है कार्रवाई जारी है। हमारे साथ में लोकायुक्त तो डीएसपी SS यादव भी साथ में है। हम उनसे ताज़ा अपडेट इस बारे में लेंगे। जी सर, क्या इसमें ताज़ा अपडेट है सर? अभी तक करीबन 25 से 27 दस्तावेज उपलब्ध हो गए प्रॉपर्टी के संबंध में। उसमें से कुछ ज़मीन नौगांव में है और कुछ मांडव में मिली है और एक मकान कैलाश नगर में पाया गया है जिस पर सर्चिंग की कार्रवाई जारी है। इसके अलावा सर और इसके अलावा हाँ, इंदौर में भी कार्रवाई चल रही है। और यहाँ ऐसे अधिक संपत्ति की आवेदन शिकायत हुई थी जिस पर से केस रजिस्टर्ड हुआ है, उसके संबंध में 100% से अधिक आय का अभी तक का मामला सामने आया है। इनकी जो अवैध आय है वो 100% से अधिक पाई गई है। करीबन 4.25 करोड़ की संपत्ति अभी तक जो सर्चिंग में पाई गई है। सर, शाम तक कितने का अनुमान लगा सकते हैं सर? अब जैसा भी शाम तक, तो अभी तक कहना जल्दबाजी होगी, अभी तो जांच जारी है। तो सर कार्रवाई शाम तक चल सकती है सर? जी शाम तक चलेगी कार्रवाई। जी कमरुद्दीन, ये डीएसपी लोकायुक्त थे SS यादव जो बता रहे थे कि अभी तक धार में जो है 4.5 करोड़ की संपत्ति जो है इनके नाम पे पाई गई है। और अभी फिलहाल जो है कार्रवाई जारी है। शाम तक कार्रवाई जारी रह सकती है और उसके बाद ही शाम को ही इस पूरे मामले का खुलासा हो पाएगा कि आखिरकार इनके पास में कितनी संपत्ति इन्होंने काली कमाई से अर्जित की थी। जी कमरुद्दीन, चलिए शुक्रिया आप दोनों का, बहुत बहुत शुक्रिया अपडेट देने के लिए। तो कुल मिलाकर कार्रवाई अभी भी चल रही है और आगे भी चलती रहेगी। फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। रीवा से बड़ी खबर आ रही, जहां पर खनिज माफिया ने हमला किया है। वन कर्मियों पर हमला किया गया है। अवैध खनन कर रहे थे माफिया के गुर्गे, मना करने पर लाठी डंडों से हमला किया गया। मारपीट में आपको बता दें 2 वन कर्मी जख्मी हो गए हैं। वन कर्मियों को माफिया ने धमकी दी है। लौर थाने के सीतापुर की ये घटना आप तक पहुंचा रहे हैं। तो जंगल का भ्रमण कर रहे वन कर्मचारियों पर खनिज माफियाओं ने हमला किया। अवैध पत्थर तोड़ रहे थे खनिज माफिया, मना करने पर वन कर्मियों की लाठी डंडों से पिटाई की गई। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अर्पित जुड़े हैं। अर्पित, क्या जानकारी? अर्पित, आपको आवाज आ रही है? खैर, तकनीकी कारणों से अर्पित तक हमारी आवाज नहीं जा रही है। दोबारा जुड़ेंगे, जानकारी लेंगे। तो ये लगातार इस तरह के हौसले बुलंद हैं खनिज माफियाओं के। सांसद साध्वी प्रज्ञा ठाकुर के हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदलने वाले बयान को लेकर सियासी पारा चढ़ रहा। कांग्रेस विधायक लक्ष्मण सिंह ने निशाना साधा, कहा हमें नाम बदलने पर कोई एतराज नहीं,
लेकिन सिर्फ सांप्रदायिक मुद्दों पर राजनीति की जगह विकास की बातों पर ध्यान होना चाहिए। सांसद बताएं कि उन्होंने कितना विकास किया है। बदलने में हमें कोई आपत्ति नहीं, बदल दें, लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या सांप्रदायिक मुद्दों पर ही राजनीति चलेगी? क्या विकास के मुद्दों पर चर्चा नहीं होगी? भोपाल के विकास के लिए साध्वी जी ने क्या किया है और क्या करने जा रही हैं आज तक नहीं बताया, जबकि जो उम्मीदवार उनसे हारा है दिग्विजय सिंह जी, वो इतने सक्रिय हैं भोपाल में और उनका जो विकास का नक्शा है वो ही पास करवा दें तो भोपाल का विकास हो जाएगा। तो सांप्रदायिक बातें ही करते हैं ये लोग, और नाम बदले हमें क्या आपत्ति? कांग्रेस ने कभी आपत्ति नहीं। पूर्व केंद्रीय मंत्री और पूर्व नेता प्रतिपक्ष गुलाम नबी आजाद आज भोपाल पहुंचे। एयरपोर्ट पर विधायक आरिफ मसूद और पीसी शर्मा ने उनका जोरदार स्वागत किया। गुलाम नबी आजाद प्रदेश के राजनीतिक हालात पर पार्टी के लोगों के साथ चर्चा करेंगे। प्रदेश में राहुल गांधी के सिंधिया को लेकर दिए गए बयान पर राजनीति गर्म है। अब बीजेपी नेता गोविंद सिंह राजपूत ने तीखे शब्दों में पलटवार किया। मंत्री ने ट्वीट कर कहा कि एमपी में सिंधिया ने ही 15 साल बाद पार्टी को पुनर्जीवित किया था, लेकिन उन्हें बदले में क्या मिला ये राहुल गांधी अच्छी तरह समझते हैं। लेकिन दुख की बात तो ये कि राहुल गांधी की समझ को कोई नहीं समझ पाया। गोविंद सिंह ने कहा कि सिंधिया की ईमानदारी, कर्तव्यनिष्ठा और बेबाकी की समझ और निडरता से परिचित है। विदिशा के गंज बासौदा में हुए हादसे पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और पीएम नरेंद्र मोदी ने दुख जताया। पीएम ने पीड़ित परिवार को ढांढस बंधाते हुए कहा कि हम दुख की इस घड़ी में आपके साथ खड़े हैं। पीएम ने ऐलान किया कि प्रधानमंत्री नेशनल रिलीफ फंड की ओर से पीड़ित परिवार को 2-2 लाख रुपए दिए जाएंगे। पन्ना में बीते दिनों पुरुषोत्तमपुर पंचायत में सर्दी जुकाम से हुई 3 बच्चों की मौत के बाद स्थानीय विधायक ब्रजेंद्र प्रताप सिंह ग्राम चांदमारी पहुंचे, जहां उन्होंने पीड़ित परिवारों से मुलाकात की। इस दौरान उन तक सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं पहुंचने पर नाराजगी जाहिर की। कैबिनेट मंत्री ने लापरवाही बरतने वाले कर्मचारियों पर कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए। साथ ही खाद्य वितरण प्रणाली में भी गड़बड़ी होने पर सेल्समैन के खिलाफ FIR के निर्देश दिए। इस दौरान उन्होंने पीड़ित परिवार की 10-10 हजार रुपए से स्वेच्छा अनुदान से मदद की।